हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीएस आंसर। मैं आपका शर्मा फिर से आज आपको नए वीडियो के साथ आपके सामने लेके आया हूँ। वीडियो के लास्ट तक बनिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो आज का जो टॉपिक है वो रेजिस्टेंस के ऊपर है। इलेक्ट्रिक करंट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ के बाद वो आता है रेजिस्टेंस। तो आज अपन रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर किए और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस को समझने से पहले अपन एक कंडक्टर का स्ट्रक्चर जो है इंटरनल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस एक्चुअली क्रिएट कैसे होता है कंडक्टर के अंदर। तो यहाँ मैंने एक डायग्राम बना रखा, प्लॉट कर रखा है। उसके अंदर अपन ने एक क्रॉस सेक्शन बना रखा है कंडक्टर का, जूम करके उसके अंदर दिख रहा है कि कोई भी कंडक्टर जो बनता है वो मेटल से बनता है। मेटल जो है गुड कंडक्टर होती है हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की। तो कंडक्टर के अंदर जो वायर वगैरह अपन यूज करते हैं कंडक्टर, वो मेटल का बना होता है। और मेटल के अंदर क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। और एटम क्या रखती है? फंडामेंटल पार्टिकल रखती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और यहाँ जो कंडक्टिविटी आती है वो चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से इसके अंदर क्रिएट होती है। तो यहाँ अपन स्ट्रक्चर के अंदर बात करें तो यहाँ जो एक कंडक्टर का स्ट्रक्चर दे रखा है जिसमें ये लार्ज यहाँ जो दिख रहे हैं पार्टिकल्स दिख रहे हैं वो एटम डिनोट किया गया है, और जो स्मॉल पार्टिकल है वो चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन को डिनोट किया गया है। तो जब किसी कंडक्टर के अंदर उसको बैटरी से अटैच करते हैं, जैसे स्विच को ऑन करते हैं, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लग जाता है। और वहां जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब वहां मूवमेंट जो है इलेक्ट्रॉन का वो भी शुरू हो जाता है। तो जैसे ही इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उनमें कंटिन्यूअसली जो है कोलिजन होना शुरू हो जाएगी। और कोलिजन किस किस के बीच में होगी? जिस एटम से मिलकर, जिस मॉलिक्यूल से बनकर ये कंडक्टर बना हुआ है, उनके एटम के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में कंटिन्यूअसली कोलिजन होगी। जिससे क्या होगा कि जो बैटरी की जो केमिकल एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक करंट बन रहा था, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसके अंदर क्या आ जाएगा? एक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, एक अपोज हो जाएगा उसके मोशन में। और इसी ऑब्स्ट्रक्शन को अपन क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी जो ब्लॉकेज होता है मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उसी को अपन क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी रेजिस्टेंस वो चीज है किसी कंडक्टर की जो इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट को डिस्टर्ब करे, उसको ब्लॉक करे, उसको रोके, उसके बीच में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करे, उसी को अपन रेजिस्टेंस कहें। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन यहां से क्रिएट होकर आती है कि द ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन ए कंडक्टर, इट इज नोन एज रेजिस्टेंस। यानी किसी कंडक्टर के अंदर यदि इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं और उनके फ्लो में यदि कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है तो वो रेजिस्टेंस कहलाएगा। और रेजिस्टेंस को अपन क्या करते हैं? डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। और इसकी यूनिट जो है लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस की थी, वो होती है ओम। और ये किसके होनर में दी गई है? जो ओम्स लॉ डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने जो दिया था, ओम्स लॉ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो था इलेक्ट्रिक करंट का, उसके होनर में जो है रेजिस्टेंस की यूनिट जो है वो ओम रखी गई थी और इसको आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है हमेशा किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ फ्लो करेगा। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ मूव करेगी। यानी अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो होगी जहां इलेक्ट्रॉन का अपोजिट डायरेक्शन हो। तो अब यहां अपन बात करते हैं, एक रिलेशन निकल के आता है रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी कि एक कंडक्टर की कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो अपन यहाँ रिलेशन लेके आए कि तो यहाँ कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन निकल के आया। वो क्या रिलेशन है कि रेजिस्टेंस जो है वो उस कंडक्टर की कंडक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स अपन यदि कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी एकदम लो हो जाएगी, और यदि कंडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस एकदम लो हो जाएगा। तो मेटल जो है वो बेटर कंडक्टर मानी गई है, तो उनका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, वेरी लो होता है। तो कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच में एक जो रिलेशन है वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों एक दूसरे के। और जैसे इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस तो वैसे उसकी कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज, कम हो जाएगी वहां। तो कंडक्टिविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। तो यहाँ एक रिलेशन क्रिएट होता है कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच में। अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस जो है उस कंडक्टर की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी पे, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पे, कौन कौन से स्ट्रक्चर पे, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट जो अपना पॉइंट निकल के आ रहा है वो डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस आ रहा है। यानी इसके अंदर अपन यह डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस जो है किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक कंडक्टर के कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आता है रेजिस्टेंस का डिपेंडेंस, वो आता है उसकी लेंथ पे। यानी लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो है रेजिस्टेंस के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी लेंथ के। यानी यदि अपन लार्जर लेंथ वाला अपन कंडक्टर लेंगे तो इसका मतलब क्या है
उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, लार्जर ही होगा। तो लेंथ के ऊपर, कंडक्टर की जो लेंथ है उसके ऊपर रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी अपन लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और यदि लेंथ को शॉर्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का वो शॉर्ट हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में अपन रेजिस्टेंस और लेंथ और ऑफ द कंडक्टर के बीच में अपन एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन अपन को मिलता है। और जहां भी ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन में अपन को मिले तो अपन सीधा ये कह सकते हैं कि वहां दोनों के बीच में जो रिलेशन क्रिएट होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है। तो यहाँ जो है रेजिस्टेंस और लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो ग्राफ प्लॉट हुआ है वो स्ट्रेट लाइन अपन को ऑब्टेंड हो रहा है। तो यहाँ से अपन समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ से अपन ने आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल एक इक्वेशन बना ली फर्स्ट। अब दूसरी जो डिपेंडेंस है वो किसके है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर की जो थिकनेस है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। यानी यदि अपन थिकनेस इंक्रीज करेंगे इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ एटम भी उसमें बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ एटम बढ़ेंगे तो उसके अंदर जो कोलिजन होगा या उसका जो वेव होगा, पाथ वेव होगा, वो भी उसको डिपेंड करेगा, उसके ऊपर वो भी डिस्टर्ब होगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर जो है रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है। यानी अपन क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज करेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया यदि इंक्रीज करेंगे तो उसके बीच में क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए वे मिल जाएगा, और आसानी से वो बिना पुलिज किए हुए, बिना टक्कर किए हुए, बिना स्ट्राइक किए हुए वहां से मूव कर जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो करता रहेगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, थिकनेस जो है कंडक्टर की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, यानी रेजिस्टेंस जो है थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ जो सेकंड इक्वेशन निकल के आती है वो क्या आती है, 1/a, जो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये सेकंड इक्वेशन अपन डिनोट करते हैं। अब यहां अपन इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर जो होता है उनके बीच में अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं। यदि अपन पहले ग्राफ देखते हैं, यदि यहाँ एरिया 1/a रखते हैं, यानी एरिया को इनवर्सली रखते हैं, तो अपन को स्ट्रेट लाइन ग्राफ अपन को मिलेगा। तो इससे क्या चीज पता चल रही है कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और यदि यहां अपन डायरेक्ट पुट करते हैं ए को, इनवर्सली नहीं, 1/, में नहीं लेते एरिया को, तो यहां जो एक कर्व लाइन जो है ग्राफ अपन को मिलेगी। तो कर्व लाइन ग्राफ क्या डिनोट करता है कि हमेशा यदि कर्व लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, वहां इन दोनों के बीच में रिलेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न होकर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ एरिया यदि 1/, में ए में रखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन अपन को मिलेगा ग्राफ, और यदि अपन डायरेक्ट ए रखते हैं, 1/, नहीं करते, तो यहाँ एक कर्व लाइन अपन को ग्राफ मिलेगा, जो क्या डिनोट करता है कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के। तो यहाँ से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अपन यहाँ लेके आए, दोनों से में बीच में रिलेशन निकालें तो क्या आ जाएगा, आर जो है प्रोपोर्शनल साइन लेके L/लेंथ के रेशियो में यहाँ अपन को मिलेगा। एल क्या है, रेजिस्टेंस जो कंडक्टर है उसकी लेंथ है, और ए क्या है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो यहां जो है ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटाएंगे, यहां से रिमूव करेंगे प्रोपोर्शनलिटी साइन को यहां, तो अपन को एक कांस्टेंट यहां मिलेगा, तो जिसको अपन क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको कह सकते हैं। जो इसको आगे सोल्व करेंगे तो आर इक्वल टू क्या होगा, रो L/a। यहाँ रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको रेजिस्टिविटी कहते हैं, एल क्या है, कंडक्टर की लेंथ है, और ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है कंडक्टर का। और ये जो है एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकल के आता है। यहां से अपन रेजिस्टेंस की जो इक्वेशंस हैं इसको यूज में लेके बहुत सारे न्यूमेरिकल वैल्यू यहां से पुटअप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, सोल्व करते हैं। कई बार इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये जो है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, तो यहां से अपन समझ सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो उसकी लेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है, और क्रॉस सेक्शन एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है। और यहां से प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो यहां से एक कांस्टेंट अपन को मिलेगा, जिसको अपन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, या उसको रेजिस्टिविटी कहते हैं। अब रेजिस्टिविटी है क्या, इसकी डेफिनेशन निकाल के कैसे लाएं, तो यहां से इस फॉर्मूले से पहले रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला अपन क्रिएट करते हैं। तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, ए जो है यहाँ क्या हो जाएगा, RA/L। यहां से जो है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकल के आ गया। अब रेजिस्टिविटी होती क्या, इसकी डेफिनेशन अपन कैसे क्रिएट करें, तो यहां अपन क्या करें कि एक कंडक्टर लेते हैं, यदि उसकी यूनिट लेंथ है, यदि कोई कंडक्टर है उसकी लेंथ क्या है, 1 मीटर, यानी यूनिट लेंथ है, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी जो है वो भी क्या है, यूनिट में ही है, 1 यूनिट में है। तो द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ ए यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, देन इट इज कॉल्ड दैट रेजिस्टेंस, इट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, यानी उसको बोलेंगे अपन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यदि किसी कंडक्टर की यूनिट लेंथ है और उसी का यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया है, और उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वही क्या कहलाएगा, रेजिस्टिविटी कहलाएगी, या उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यहां से जो लास्ट में अपन को वैल्यू निकल के आ गई वो क्या आएगी,
R इंटू 1/1। तो यहां से R जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, जब कंडक्टर की लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों क्या है, यूनिट है। अब यहां से यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी निकाल के लाते हैं। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होगा, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आया, आर इंटू ए अपॉन में एल। यहां रेजिस्टेंस है, यहां एरिया है और यहां उसकी लेंथ है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था, जो ओम के होनर में मिली थी। और एरिया की अपन लें ऐसा यूनिट तो मीटर स्क्वायर होता है, और लेंथ की लेते हैं तो मीटर होता है। तो एक नीचे मीटर है, एक ऊपर है, तो 1 मीटर जो है उसको कट करेगा, तो यहां से रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है वो निकल के आ गई ओम इंटू मीटर। यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है, रेजिस्टिविटी जो है वो क्या निकल के आती है, ओम इंटू मीटर। अब अपन यहां भी रिलेशन की बात करते हैं कि रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल यानी कंडक्टर के किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां से एक चीज निकल के आएगी कि जो डिपेंडेंस है रेजिस्टिविटी की, वो क्या है, किसके ऊपर डिपेंड है, वो न तो उस कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करती है क्यों, और न ही उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे, क्योंकि दोनों ही क्या है, यूनिट लेके चलते हैं। तो वो किसके डिपेंड ऊपर डिपेंड करेगी, उस मटेरियल पे डिपेंड करेगी। यानी किस पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, मटेरियल पे। यानी जो कंडक्टर है उसका मटेरियल क्या है, यदि वो अलॉय है तो अलग होगी, यदि वो मेटल है तो अलग होगी, यदि सेमीकंडक्टर है तो अलग होगी। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है मटेरियल पे, कंडक्टर के मटेरियल पे, न कि वो उसकी लेंथ पे और न ही उसके क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां से अपन सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं कि जो डिपेंडेंस है रेजिस्टेंस की, वो किस किस पे डिपेंड करता है। और जो 2 पार्ट और बचे हैं उनके ऊपर भी आगे वाले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।